करने से कबल कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का एक मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है, और ये आजकल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। हमारा विजन है जी कि हमने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मुसाबकती और मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला बनाना है। इस कंपनी का मिशन है कि हार्टिकल्चर की पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफा के जरिए इस शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़रिए आमदनी में इजाफा करना। इसके साथ साथ हार्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डाइवर्सिफाई करना उन्हें, और डिमांड की रोशनी में इनोवेटिव जो स्टेप्स हैं वो लेने। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़रिए जीडीपी में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। और लास्टली हार्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान के 1 बिलियन बरामदी मसनूआत के डॉलर क्लब में शामिल करना। ये हमारी चंद जी है विजन मिशन। थोड़ा सा आगे चले तो हमारे इस कंपनी के क्याम का मकसद जो है वो हार्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट्स के की पैकिंग और क्वालिटी को बेहतर बना के बेहतर कीमत हासिल करना, और वैल्यू एडिशन। आज का वेबिनार जो है वो पीच, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख टन के करीब पीच पैदा होता है, और इसका 15,000 एकड़ रकबे पे ऑलमोस्ट। और जिसका 2/3, सेफली वी कैन से, इसका 2/3 जो है वो केपीके में, एरिया जो है वो 2/3 केपीके में है। 9,481 हेक्टेयर्स केपीके का जो एरिया है वो अंडर पीच कल्टीवेशन है जी। बलूचिस्तान का ऑलमोस्ट 5,000 है, यानी रेस्ट जो है वो बलूचिस्तान में। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें डॉक्टर साहब, तो एंड अदर ऑडियंस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिगर सामने आ रही है कि इस दफा 2022-23 का डाटा जो ड्राफ्ट डाटा शेयर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानब से, तो बलूचिस्तान की प्रोडक्शन जो है वो एरिया कम में ज्यादा नजर आ रही है। अगर हम एपीके के नक्शे को देखें तो हमारे जो जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखें कि ये ऑलमोस्ट सारे केपी में इफ यू सी, तो पीच जो है वो पैदा हो रहा है। लेकिन जब हम डाटा देखते हैं तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है, और बनिस्बत पिछले सालों के इसमें कुछ कमी वाकया हुई है। तो आज का जो है सेशन, इसमें हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स इस पर भी रोशनी डालें कि आखिर इसकी वजह क्या है। जबकि हमारे बहुत सा एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन ऑफ पीच है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल की नहीं है। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब को आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने की दावत दें, मैं दावत दूंगा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अतर हुसैन खोखर साहब को कि वो ऑडियंस को पीएचडीसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें और हमारे मकासद जो है वो लोगों को बताएं। अ, अतर हुसैन खोखर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू राहिल साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये वेबिनार है, आपको राहिल साहब ने ब्रीफ कर दिया कि ये हमारा जो है वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ केपी रीजन जो है, पीचेस जो है उसके बारे में है। उसमें जो एसपीएस ईयर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट में जरूरत पड़ती है वो कौन से लेने हैं, इसमें आज हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलवाया हुआ है। केपी से हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारा क्लस्टर्स हैं, मेजर पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको ना सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करवाएं, जो हमारे ग्रोअर्स हैं, दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको, बल्कि हम जो है इसको कनेक्ट भी करें अपनी इंटरनेशनल मार्केट के साथ। जो हम वेबिनार कराते हैं तो उनके जो है हम रेलिवेंट वर्कशॉप भी कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी वहाँ पर करवाते हैं जो उस क्लस्टर्स में होता है। रिसेंटली जो है ना, राहिल साहब ने एक वहाँ पे
ब्लड ऑरेंज जो है केपी का, उस पे कराया है, उस एरिया में जाकर वहां पे इवेंट कराया है। तो ये भी उसी इवेंट की एक कड़ी है। उसके बाद हम जाकर वहां पे वर्कशॉप भी करेंगे। वर्कशॉप के बाद जो है, ये जिन कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ के ट्रेड मिशन को भी बायर के जरिए कनेक्ट करेंगे, कि जो वहाँ के लोकल बायर हैं और इधर के जो सप्लायर हैं, इनका भी आपस में हम कनेक्शन करवाएंगे, ताकि जो है हमारे प्रोडक्ट के जो है डेवलपमेंट में जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम वो सारे जो है ना वो कवर कर रहे हो। हमारी तरफ से कोशिश करना है, पीएचडी का काम यही है कि जितनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंट किस्म के सप्लाई चेन में इश्यूज आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं, उनका जो गैप है उसको कोशिश करके नैरो करना, और लोगों को ना सिर्फ फायदे बताना कि एक्सपोर्ट के क्या फायदे हैं, बल्कि उनको अपनी जो ग्रोथ है प्रोडक्ट की जो है उसको बढ़ाने पे भी जो है हमें आपको बताने का मकसद होता है। राहिल साहब ने अभी जैसे फरमाया कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब देखें ना कि तो इस चीज का ताल्लुक होता है आपके एक्सपोर्ट से। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ती प्रोपोर्शनल है विद प्रोडक्शन। में अभी कुछ 2-3 सालों में प्रोडक्शन से सीड है और मेज है, 2-3 और एग्रो के प्रोडक्ट हैं। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा है वैसे ही इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लोगों को फायदा पहुंचा है डायरेक्टली, तो जो है लोगों ने फिर उसको फर्दर भी इम्प्रूव किया है। हमारी भी कोशिश यही, सपोज पीच का जो कलर वो हमारा काम है अगर आप की मार्केट में बेचोगे तो उसका आपको कितना फायदा, ठीक है ना। और ये क्या है कि ना होना, हैं जो इदारे हैं रेलिवेंट उसके, उनका जो है ना उस टाइप की एक्सेस ना देना, हेल्प ना करना, डायरेक्ट जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन ना शेयर करने की वजह से गैप क्रिएट हुए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके ये गैप कम हो। इंशाल्लाह जब ये सेशन का एक्सपर्ट का जो आपने लेक्चर के बाद जो है हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, आपका कोई पीएचडी रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप हमसे इंशाल्लाह कीजिए और हम आपको रेस्पॉन्स करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर। रहील साहब आप हैं हमारे थैंक साथ? यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर खालिद जफर साहब को, कि वो आज के टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें। जाफर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू रहील साहब। अ, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीआईजे के सीईओ अतर खोखर साहब का, और बाकी जो मैनेजमेंट है आपकी, उन सब का। इसके अलावा जो टीडैप के कलीग्स हैं, और उसके अलावा डीजीटीपी का, कि मुझे इस वेबिनार में कुछ थोड़ा सा बोलने का मौका दिया गया है। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसा इंटरनेशनल सिनेरियो है हमारा एक्सपोर्ट का, उसको पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके फिर एंड तक जो है वो उसका प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ मैं आऊँ। तो सबसे पहले जो इसमें जितना भी हमारी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है, वो सारी, चूंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, और इसमें सबसे पहले एसपीएस एग्रीमेंट है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एसपीएस एग्रीमेंट यानी कि लागू है। तो इसी हिसाब से जो है हमारी जितनी भी जो ट्रेड है, एग्रीकल्चर की ट्रेड, वो WTO ऑर्गेनाइजेशन के एसपीएस एग्रीमेंट के तहत जो है हम उसको एक बिटवीन द कंट्रीज हो रही है। इसमें भी पहले जो तीन फैक्टर्स हैं जो एसपीएस एग्रीमेंट के हैं, वो पहले सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ है। ह्यूमन हेल्थ में सबसे फूड सेफ्टी आ जाती है, उसमें जेनेटिक डिजीजेज आ जाती हैं। फूड सेफ्टी में जैसे ये है कि एमआर लेवल आ गए, एफ्लाटॉक्सिन लेवल आ गए डिफरेंट कमोडिटीज में, उनसे उनके डिफरेंट जो कंट्रीज ने लेवल रखे हुए हैं वो आ जाते हैं। फिर उसमें दूसरे नंबर पे एनिमल हेल्थ है, यानी कि जो एनिमल की एक जगह से दूसरी डिफरेंट डिजीजेज हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज है और डिफरेंट डिजीज हैं, वो यानी कि उनकी एक्सपोर्ट के साथ एक जगह से दूसरी जगह
वो शिफ्ट ना हो सके एक जगह से दूसरे कंट्री में। तीसरे नंबर पे है प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ जैसे इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, प्लांट एंड प्लांट मटेरियल उसमें, हमारी यानी एग्रीकल्चर जितनी भी ट्रेड है वो उसमें, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और इसका यानी कि विद इन जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो उसमें ये देखा जाता है कि जितनी भी वो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है वो क्या इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस से फ्री हो रही है। यानी कि मेन मकसद यही है कि जो तीनों जो इंसान फैक्टर्स हैं वो कवर किए जाते हैं, जितनी भी एग्रीकल्चरल ट्रेड है पूरी दुनिया में हो रही है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एसपीएस एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके थोड़ा सा मैं इसमें एग्रीकल्चर जो ग्लोबल सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रेड का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ये इंटरलिंक्ड हैं जितनी भी ये इसमें मेंशन की गई है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यानी कि बेसिक एग्रीकल्चर आ गया, फिर उसमें जो एसपीएस एग्रीमेंट्स है, और जो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट है, फिर टीबीटी है, टेक्निकल बैरियर ट्रेड आ गया। टीबीटी में आगे आ जाता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस में जितने यानी कि आपके कमोडिटीज में एमआरएल लेवल है, पर्टिकुलरली फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के, उससे कंसर्न है। और फिर इसमें ओआई है, इसको जोनेटिक डिजीजेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल जोनेटिक डिजीजेज, रिसेंटली इसको आप यानी कि एडब्ल्यूएचओ भी कहते हैं। तो इसके साथ एसपीएस के साथ जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, जो यानी कि मेजर एग्रीकल्चर ट्रेड को जितनी भी है पूरी दुनिया में वो ट्रेड, वो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो सारा लुक आफ्टर कर रही है। और फिर आगे उसके रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें जिस तरह इंटरनेट पूरी दुनिया में तकरीबन 7-8 जिस तरह मुख्तलिफ हमारे खिते हैं, जैसे एशिया है, यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, शुमाली अमेरिका। तो इसी हिसाब से उनके एरियाज के हिसाब से रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और ये आईपीपीसी के साथ इनका बकायदा भाग होता है। फिर आगे रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो भी कंट्रीज आते हैं, मसला हमारी जो रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो एशिया पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई 21 कंट्रीज हैं। और फिर उन इंडिविजुअल कंट्रीज के जो डिफरेंट यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन, उनको एनपीपीओस कहते हैं, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह ये सारा जितना भी एग्रीकल्चर की ट्रेड है वो सारी इंटर रिलेटेड है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो सेफ ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल या एग्रीकल्चर की हो सके। नेक्स्ट सर। आईपीपीसी इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन जो कन्वेंशन है, ये इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है जितनी भी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एसपीएस मेजर। और ये जितने भी सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं, और जितनी भी हमारी यानी कि एग्रीकल्चर की ट्रेड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की या दूसरी एग्रीकल्चर की ट्रेड है, वो आईपीपीसी ने तकरीबन कोई स्टैंडर्ड डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। और अभी अभी तक मेरा कल 47 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम अडॉप्ट कर चुके हैं। इसका मेन मकसद यही है, आईपीपीसी का जितनी भी हमारी ट्रेड्स है एग्रीकल्चर की, वो सेफ हो, और उसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज का कम से कम जो है उसकी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। तो मेन जो आईपीपीसी का यही है कि सेफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। पाकिस्तान चूंकि आईपीपीसी का सिग्नेटरी है, तकरीबन 1951 में पाकिस्तान ने इसको पहले सिग्नेटरी किया था, और अब तक तकरीबन 180 मेंबर्स कंट्रीज इसके सिग्नेटरी हैं। नेक्स्ट। अब जो जितना भी आईपीपीसी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। और टोटल तो 47 मोर देन 46 स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड हैं वो उनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। उसमें पहला जो स्टैंडर्ड है वो आईसीएम 2 है, वो फ्रेमवर्क का पेस्ट रिस्क एनालिसिस है। ये असल में जितनी भी हमारी मेरी आवाज़ आ रही है सही?
जी डॉक्टर आवाज आ साहब, आवाज आ रही है। आ डॉक्टर साहब आ रही है आवाज आपकी। ठीक है सर। अच्छा, जो हमारा पहला जो आईसीएम है वो आईसीएम 2 है, उसको कहते हैं, इसका ताल्लुक पेस्ट रिस्क एनालिसिस है। पेस्ट रिस्क एनालिसिस बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले जब भी हमने एक्सपोर्ट शुरू करना है या इंपोर्ट शुरू करनी है दो मुल्कों के दरमियान, तो उसके लिए पेस्ट रिस्क एनालिसिस के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपस में वो एक्सचेंज की जाती है। और पेस्ट रिस्क एनालिसिस में बेसिकली जो है वो जितने भी आपकी कमोडिटी जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पे जितने भी इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं, जितनी भी डिजीजेज आ रही हैं, आपके प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, आपकी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के मेथोडोलॉजी क्या है, और आप किस तरह उनको फाइटोसैनिटरी मेजर्स करके उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट के काबिल बना रहे हैं, वो सारा उसमें देना पड़ता है। फिर दूसरा मुल्क जो है उसको एवेलुएट करता है पेस्ट रिस्क एनालिसिस के डॉक्यूमेंट को। फिर उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो भी है एक्सपोर्ट हमारी वो शुरू हो सकती है उस मुल्क के साथ। नेक्स्ट जो है आईसीएम 7 और 12 है, ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन के बारे में है और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स के बारे में। जब एक कंसाइनमेंट से ये डेफिनेटली तैयार पूरी तरह रेडी हो जाती है तो उसमें फिर ये है कि सर्टिफिकेशन के लिए वो या एयरपोर्ट्स पे आ जाती है या फिर वो लैंड रूट्स पे आ जाती है। तो उसको इंस्पेक्शन के बाद उसको उसकी इसमें सारा डिफरेंट क्राइटेरिया इंस्पेक्शन के दिए गए हैं। और उसके बाद फिर जो है जब वो सेटिस्फाई होता है ऑथोराइज ऑफिसर तो उसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है उस कंसाइनमेंट को। नेक्स्ट जो आईसीएम 11 है वो पीआरए फॉर क्वारंटीन पेस्ट है, इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट रिस्क आ जाते हैं इसमें। इसमें जो जीएमओज हैं, एलएमओज हैं, वो भी उसमें उनके रिस्क भी हम स्टडी करते हैं इसमें। जो इसमें पीआरए जो क्वारंटीन पेस्ट है, इसमें जो मेजर क्वारंटीन पेस्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में जो हिंड्रेंस पैदा करते हैं उसमें जैसे फ्रूट फ्लाइज हैं और सेंट जॉन्स फेल्स हैं और बाकी ट्रोगोटर्मा है जो राइस राइस में है, और बाकी डिफरेंट और भी पेस्ट जो मुख्तलिफ मुल्कों में क्वारंटीन के पेस्ट हैं। नेक्स्ट जो है वो आईसीएम 19 है। इसमें यह है कि सारी को गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो लिस्ट ऑफ रेगुलेटर पेस्ट है या जिनको हम क्वारंटीन पेस्ट हैं उनको जो है वो उसको कैसे हमने उनको गाइडलाइंस के बारे में है कि उसको रेगुलेट हमने कैसे करना है, या उनको हमने उनके लिए जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं या फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट्स हैं उसको हमने कैसे डिजाइन करना है। इसमें हम 21 है वो उसमें ये है कि पीआरए फॉर रेगुलेटेड नॉन क्वारंटीन पेस्ट। इसमें जो है कि जो रेगुलेटेड नॉन क्वारंटीन पेस्ट है यानी कि जो खड़ी फसलों में जो इंसेक्ट्स हैं या उसमें एफर्ट्स हैं, जेसट हैं या वाइट फ्लाइज हैं, वो उनको हम नॉन क्वारंटीन पेस्ट कहते हैं। तो उनके लिए पीआरए का क्या तरीकेकार है। फिर उसके बाद आईसीएम 28 है। उसमें है कि डिफरेंट जो हम रेगुलेटेड पेस्ट हैं, मसलन फ्रूट फ्लाई है या सेंट जॉन्स फेल है या ट्रोगोटर्मा है, तो उनकी हम कंट्रोल के लिए ताकि दूसरे मुल्कों से हमें कोई इश्यूज ना बने तो उसका जो फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है उसमें बताया, इसमें ये बताया गया है। इसमें डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट शामिल है। उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी शामिल है, मैंगो के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट मैंगो के लिए शामिल है, कोल्ड ट्रीटमेंट सिट्रस के लिए शामिल है, फ्यूमिगेशन जो है राइस के लिए मिथाइल ब्रोमाइड से और अमोनियम फास्फाइड से जो स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए शामिल है। इरिडेशन है वो शामिल है उसके लिए डिफरेंट, यानी मैंगो के लिए, गुआवा के लिए और डिफरेंट वेजिटेबल के लिए। और इसके अलावा वुड जो वुड के इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हीट ट्रीटमेंट के जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट जो है आईसीएम 31 है वो मेथोडोलॉजी फॉर सैम्पलिंग ऑफ कंसाइनमेंट। इसमें यह है कि जो भी आपकी कंसाइनमेंट चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए आपके एयरपोर्ट्स पे या आपके सी पोर्ट्स पे या आपके लैंड बॉर्डर्स पे कहीं भी वो आती हैं तो फिर उनका सारा तरीकेकार उसमें बताया गया है कि इस जो भी तरीकेकार है उसको हमने उस तरह इंस्पेक्शन करना है। आईसीएम 32 जो है उसमें है कि जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है वो कैटेगराइजेशन उसकी की गई है कि अकॉर्डिंग टू द रिस्क, पेस्ट रिस्क। अब जरूरी नहीं कि हर कमोडिटी जो है वो ज्यादा इंसेक्ट यानी कि उस पे आए। बाद दफा ऐसी कमोडिटी है उन पे बिल्कुल बहुत कम इंसेक्ट आते हैं, इसलिए हम उसको लो रिस्क से लेके हाई रिस्क जो पेस्ट हैं
डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी उसकी कैटेगराइजेशन की गई है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी आसानी रहे और उसमें कोई गैर जरूरी जो है वो इशू ना बने। नेक्स्ट ये हमने, चूंकि हमने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हम ऑलरेडी, चूंकि आईपीपीसी को सिग्नेटरी हैं, और बाकी जितने भी मुल्क हैं जो हमारे एक्सपोर्टर पार्टनर ट्रेड पार्टनर हैं या हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे कंट्री जो हैं वो उन सब के यानी कि सिग्नेटरी हैं। उसमें फिर ये है कि सारी जितनी भी फाइटो सैनिटरी इंस्पेक्शंस हैं, जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह पे, ड्राई पोर्ट्स पे हैं, या फिर सी पोर्ट्स वगैरह पे हैं, उसमें फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह की आ जाती हैं, चाहे फ्यूमिगेशन वगैरह हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हैं, फिर उनमें सर्टिफिकेशन उनकी आ जाती है कि हमने उनको आफ्टर सक्सेसफुल, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन के बाद हमने उनको सर्टिफाई करना है। इसके अलावा जितने भी अब तक वो स्टैंडर्ड हैं वो अब तक आईपीपीसी वो बना चुकी है, या उसको सबको जो मेंबर कंट्री है उन्होंने उनको अडॉप्ट करना है। तो उसके मेजर मकसद इसका अडॉप्ट करने का यही है कि हम जो है क्वालिटी और सेफ्टी जो है उसकी तरफ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा आना है। उसमें जितनी भी, यानी कि उसमें ह्यूमन से क्वालिटी, ह्यूमन से खेती भी ज्यादा शामिल है, जिसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, पार्टिकुलरली आजकल के जो जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट है उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है वो हमें सबसे ज्यादा इशू इसके आ रहे हैं, चाहे वो हमारी राइस की एक्सपोर्ट हो और चाहे हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट हो। इसके अलावा कंटामिनेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह के, फिर उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जीएमओ वगैरह। नेक्स्ट इसमें जो पेस्ट रिस्क एनालिसिस, पेस्ट लिस्ट है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस है, और हम डिफरेंट कंट्री जो हैं वो बाउंड हैं, तो एक दूसरे को के वो अपने जो इंसेक्ट पेस्ट उसके यहाँ पाए जाते हैं या उसके पास जो डिजीज पाई जाती हैं वो दूसरे जो आईपीसी की वेबसाइट पे जो है अपडेट करते रहें, particular हर 5 to 4 years के बाद। नेक्स्ट सर ये है कि चूंकि पाकिस्तान भी अभी इस नीड को फील कर रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चर की, आलू के हमारा पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो पहले तो पुराने चल रहे थे, लेकिन अभी 2019 में नए रूल्स हमारे यानी कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं जो 1976 के एक्ट के तहत। तो इसमें जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी उसमें दी गई है, ताकि हमें दूसरे मुल्कों से जितनी भी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी ना हो, और हमारी जो जितना भी हमारा इसके तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा खासतौर पे एक्सपोर्ट का, वो हम मैक्सिमम अब मुल्क में सेटअप हो रहा है। और इसमें जैसे कि अभी हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी लग चुके हैं काफ़ी सारे, वेपर ही ट्रीटमेंट भी तकरीबन काफ़ी सारे जापान की एक्सपोर्ट के लिए। फिर हमारे पास इरिगेशन प्लांट्स हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जो ऑस्ट्रेलिया को हमारी एक्सपोर्ट हो रही है वो मैंगो की, और उसके अलावा पोटैटो वॉशिंग प्लांट है जिसमें रशिया के लिए हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट काड़ा और दीपालपुर से हो रही है। नेक्स्ट, फिर ये कि प्लांट क्वारंटीन के प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर क्या है, ताकि पहले जो भी मुल्क अब एक दूसरे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो पहले वो डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करेंगे, फिर जाके कहीं जो है हम वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ आएंगे। इसमें पेस्टिसाइड जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम उसके ज़रिए सारा जो है हम एक एवेलुएटिंग पूरा प्रोसीजर है सारा, जो साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली हम जो है अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम दूसरे मुल्कों को भेजते हैं कि हमारे यहाँ इस कमोडिटी पे ये इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ये हमारी डिजीजेज आ रही हैं, हम इसको इस तरह मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है, ये हम, यानी कि सारा हम उनको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। फिर वो उसको एवेलुएट करते हैं, और उसकी बेस पे अगर उनको नजर आए कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल उनके मुताबिक है, उनके उनके जो एक्सपोर्ट की एसपीएस मैयर्स है उनके मुताबिक, तो फिर बकायदा वो हमें अलाउ करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो इसी तरह जितनी भी ट्रेडिंग पार्टनर आपस में वो सारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज की, वो आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे को करते हैं आईपीपीसी के थ्रू। नेक्स्ट,
जब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है दो मुल्कों के दरमियान पैसिफिक एनालिसिस का, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट्स जो या और दूसरी कमोडिटीज, तो फिर ये है कि बकायदा जो है वो दूसरा मुल्क हमें अलाउ कर देता है वो एक्सपोर्ट के लिए वो कमोडिटी जो वो हमसे लेना चाह रहा है। और अभी इन केस ऑफ पीचेस हमने कुछ शेयर किए हैं डॉक्यूमेंट्स PRA के मेक्सिको के साथ, और दूसरे चंद मुल्कों के साथ भी हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे थाईलैंड के साथ भी अभी प्रोसेस में है। वो भी इंशाल्लाह होपफुली के हम उसमें आगे यानी कि एक्सपोर्ट की तरफ आएंगे। प्रेजेंटली हम जो है एक्सपोर्ट तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है पीचेस की, ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट अभी भी कराची से भी हो रहा है बाई एयर, और मोस्टली बाई एयर ही हो रही है, लाहौर से भी हो रही है, और कुछ पेशावर से और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। इन तमाम जो हमारे एक्सपो यानी कि एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है उनको हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। उसमें ज़्यादातर मिडिल ईस्ट शामिल है, उसमें UAE है, KSA है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, UK है, नॉर्वे और नॉर्वे है। क्योंकि इन मुल्कों को सिर्फ फाइटोसैनिटरी बेसिस पे, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बेस पे हमारी जो प्रोड्यूस है वहाँ एक्सेप्ट हो जाती है, इसलिए ज्यादातर वो उनकी उनकी स्टिगनेट जो है SPS मैयत नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि हमारी अगर पैकिंग बहुत अच्छी हो और हमारी जो क्वालिटी हो प्रोड्यूस की, तो वो एक्सेप्ट इन जो मुल्कों में है हो रही है हमारी। इसके अलावा UK और नॉर्वे भी हमारी ये पीचेस वगैरह एक्सपोर्ट हो रही हैं UK में, क्योंकि पीचेस की वैसे ही डी रेगुलेटेड किया उन्होंने, उसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से UK वो वैसे ही हमारी जो है ये पीचेस वगैरह एक्सपोर्ट हो रही है। और नॉर्वे भी एक जो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है वो भी हमारी पीचेस वगैरह इंपोर्ट कर रहा है। फिर फर्दर हम ये है कि इसमें जो हमारे पास मार्केट्स हैं जो लेस स्टेगनेंट है SPS के लिहाज से, ये उसमें मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, सिंगापुर और चाइना और हांगकांग। हम इसमें यानी कि थोड़ा सा ये है कि अगर हमें अब अच्छी हम पैकिंग कर लें, नीट एंड क्लीन हमारी प्रोड्यूस और ट्रेसेबिलिटी के जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर लें, और फिर MRL टेस्टिंग वगैरह मैक्सिमम रेजिड्यू चाहे पेस्टिसाइड की टेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा हम तवज्जो दें, तो इन मुल्कों को भी हम टैप कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पीचेस। नेक्स्ट। मोस्टली जो पीचेस हैं जो KP की में वो है मालाकंड डिवीजन। मालाकंड डिवीजन में सबसे ज्यादा जो है पीचेस हमारा रकबा है, जिसमें ज्यादा पीचेस वगैरह इसमें स्वात है, शांगला है, बनीर है, अपर दीर, लोअर और बाजोड़ और ट्राइबल एरिया आ जाता है। तो ये इसमें तकरीबन जो एरिया है वो ऑलरेडी रहील साहब बता चुके हैं कि एरिया है उसमें हमारी को 1.5 लाख टन की प्रोडक्शन है। तो इसमें मोस्टली जो वैरायटीज हैं वो स्प्रिंग बैले है, स्प्रिंग क्रेस्ट है, कोरोनेट है, अर्ली मारिया लीजा है, NJS 84 है, गोल्डन लेट मारिया लीजा है, इंडियन ब्लड है। ये मोस्टली तो इटली और यानी कि USA से दरामद शुदा जो वैरायटीज हैं, और उसी वो डिफरेंट उसमें कलर्स हैं, कुछ इसमें रेड कलर के हैं, कुछ गोल्डन कलर की हैं, कुछ येलो कलर की हैं। तो इन मुल्क को हमारे यहाँ मालाकान डिवीजन में जितना भी यानी कि ये पीचेस वगैरह हमारी लग रही है, तो उसमें ये है कि ज्यादातर काफी सारी डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज अटैक करते हैं। इसमें फ्रूट फ्लाइज हैं, थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, एफर्ट हैं, सैंड जॉब स्किल्स हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो फार्मर्स मोस्टली हमारे कन्वेंशनल स्प्रे ही करते हैं, और उसमें वो इस चीज़ का भी उनको वो ख्याल नहीं रखते कि किस टाइम पे हमने स्प्रे करना है, किस टाइम पे जो है हमने जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू से बचना है, और उसके हमने उससे बिफोर दैट यानी इंटरवल हमने उसको स्प्रे नहीं करना। और फ्रूट इसमें जो फ्रूट फ्लाइज और सेंजोस के ना वो हमारे क्वारंटीन पेस्ट हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोड्यूस उन मुल्कों में, जिन मुल्कों जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के मुल्क हैं, वो हमसे जब तक ये इन दो चीज़ों को यानी कि वो उनकी रेक्टिफिकेशन दूर नहीं होती, वो हमसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अमूमन दो तरह काफ़ी तरह के रूट स्टॉक इस्तेमाल किए जाते हैं पीचेस के लिए, लेकिन जो लॉवल है और पेशावर लोकल है और बैली है, ये ज़्यादा बेहतर है इनके एज ए रूट स्टॉक। नेक्स्ट।
इसमें ये है कि फ्रूट फ्लाइज जो है मेजर क्वारंटीन पेस्ट है पूरी दुनिया में, जो है सबसे बड़ी जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्वारंटीन पेस्ट है जो फ्रूट फ्लाइज हैं। और जितनी भी मुल्कों की हमारी ट्रेड है वो एग्रीकल्चर की, पर्टिकुलरली फ्रूट्स और वेजिटेबल की, वो सारी फ्रूट फ्लाई की वजह से एक जगह से दूसरे कंट्री हमारा हमें अलाउ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे अ, जापान हमारा मैंगो 2015-16 से। हेलो। जी Wait, जी। dati flexan talagay. Pwede karang dati bewat alhay sa. जी जी सर, कंटिन्यू रखिए अच्छा सर। अच्छा। डॉक्टर साहब ठीक है ठीक बोलिए आप। ठीक है ठीक है। बड़े मुल्क हैं या जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल पैदा होती है, सब में फ्रूट फ्लाई जो काफ़ी डैमेज करती है, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं हो सकती। और इसमें यह है कि अब हमारा मैंगो पहले जो है वो काफ़ी मुल्कों में नहीं जा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जापान भी जा रहा है, यूएसए भी जा रहा है, क्योंकि हम उनके एसपीएस स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली फ्रूट फ्लाई के बारे में, जापान 2015 से हमारा मैंगो जापान जा रहा है। पहले फ्रूट फ्लाई की वजह से वो हमें हमसे नहीं ले रहा था जापान, लेकिन फिर उन्होंने अपने जो वेपर हीट ट्रीटमेंट प्लांट है वो इधर लगा, दो तीन यानी कि फर्म्स में लगाए हैं, फौजी फ्रेश प्लीज और और खानेवाल में। तो जिसकी वजह से ये है कि अब हमारा वो सारा जितना यानी कि मैंगो है वो सारा ट्रीटमेंट होके उन मुल्कों में जा रहा है। तो इसमें फ्रूट फ्लाई का मेजर इशू ये है कि ये इसकी जो फीमेल है वो फ्रूट के अंदर जो है ओवी पोस्टर के साथ वो पंक्चर करती है, फिर उसमें उसके अंदर एग लेइंग करती है, जिसकी वजह से है कि उसके जो एग से लार्वी निकलते हैं तो वहीं पे इंटरनल फीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट है बिल्कुल उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है और फिर वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहता। लेकिन अभी चूंकि काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, वीएचटी प्लांट्स भी लगे हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगे हुए हैं, फिर किन्नू में कोल्ड ट्रीटमेंट्स का है, और उसके अलावा एविएशन का प्लांट भी लाहौर और कराची में है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट है फ्रूट्स की वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, और उसमें कोई इश्यूज नहीं इतने ज़्यादा नज़र आ रहे। फ्रूट फ्लाइज में जो ज़्यादातर दो बड़ी हैं स्पीशीज हैं जो ज़्यादातर नुकसान पे जाती हैं, इसमें पीच फ्रूट फ्लाई बैक्टोसरा जोनेटा है, और दूसरे वेजिटेबल में बैक्टोसरा कुकुरबिटे है, और ये भी मेलन वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फेस्ट करती है। और इस तरह ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों में, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, थाईलैंड और ताइवान वगैरह, फिलीपाइंस, पाकिस्तान, मलेशिया, इन सब मुल्कों में जो है फ्रूट फ्लाइज पाई जाती हैं। और उन्होंने सारे मुल्कों ने जो है अपनी एक्सपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट को बचाने के लिए एसपीएस मईज को उन्होंने अडॉप्ट किया है। डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं, और डिफरेंट तरह के वो एसपीएस मईज जो अडॉप्ट करके जो है अपनी एक्सपोर्ट दूसरे मुल्कों को कर रहे हैं। नेक्स्ट। फिर ये है कि जो फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट आ जाती है इसमें, कि सबसे पहले तो ये है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसको हम फ्रूट फ्लाई को हम पीच क्रॉप पे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट बैगिंग है सबसे पहले, कि हम उसको फाइन जो मैश बैग्स है या पेपर बैग्स है, हम उनके जो फ्रूट्स वगैरह पे वो हम उसमें पे चढ़ा देते हैं। काफ़ी मुल्कों में ये है, वो चल रहा है। और यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये शरपुर वाली साइड पे, ये गुआवा फ्रूट पे, और उसमें खैर इतना, या तो वो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो ज़्यादा रिजल्ट्स खैर इतने अच्छे नहीं आ सके, लेकिन काफ़ी मुल्कों में फ्रूट बैगिंग की वजह से जो है वो अच्छी खासी जो है वो यानी कि इसे फ्रूट फ्लाई से सही भी होती है, और उसमें यानी कि इन्फेस्टेशन भी नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो है वो सैनिटेशन है। जितने भी हमारे ऑर्चर्ड्स हैं वो उसमें ये है कि जो भी फॉलन फ्रूट्स और डैमेज फ्रूट्स हैं उनको चाहिए कि हम रेगुलरली जो है वहाँ से हम उठाते रहें, और वो कहीं या उसको बरी कर दें, और या कहीं उसको
या बाहर कहीं ऐसी जगह पे उसको फेंकें जहाँ पे वो फ्रूट फ्लाई की उसमें इन्फेस्टेशन ना हो सके। फेरोमोन ट्रैप्स हैं जो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्चर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ताकि वो जो है फ्रूट फ्लाई, अडल्ट फ्रूट फ्लाई जो है उसमें कैप्चर हो जाती हैं, वो फेरोमोन उनको मेल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह होता है जिसकी वजह से वो जो है यानी कि काफ़ी जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। और मोस्टली हमारे बागात में आप लोग काफ़ी इस ट्रैपिंग सिस्टम की तरफ भी आ रहे हैं। चौथे नंबर पे है मेल इनहेलेशन टेक्निक है। इसमें ये है कि मसलन जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस जापान का जो है उसमें उन्होंने 1993 में वो उन्होंने बिल्कुल फ्रूट फ्लाई से अपने एग्रीकल्चर को जो है अपने मुल्क को अराडिकेट कर दिया। और उसमें उनका उनका कहना यह था कि हमने इस पे 10 अरब युआन जो उनकी करेंसी है येन, 10 अरब येन हमने खर्च किया है। तो लेकिन उन्होंने वो सारी टेक्निक जो है उसमें उन्होंने इस तरह किया कि जो फ्रूट फ्लाई के जो प्यूपे होते हैं वो बकायदा वो रेयरिंग करके लैब्स में, तो उन्होंने उसे एक्सपोज किया गैमा रेस के सामने, जैसे कोबाल्ट 60 है उसके सामने उन्होंने उसको एक्सपोज करते थे वो। फिर उसमें से वो जितनी भी वो पैकेट्स वगैरह होते थे प्यूपे के, वो सारे जो उनके प्रोडक्शन एरियाज होते थे उसमें या वो ट्रांसपोर्ट के जरिए, व्हीकल के जरिए या बाई एयर उसमें वो ड्रॉप करते थे। इसी वजह से वो काफ़ी उनकी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वो जो जब आप गामा रेस से कोई भी आप गुजारेंगे तो वो जो इंसेक्ट है वो चाहे वो मेल है या फीमेल हो स्टीराइल हो जाएगा, और उसकी नेक्स्ट जो प्रोजनी है वो बिल्कुल आप फर्दर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। तो ये उन्होंने इस तरह ये टेक्निक लगा इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक फ्रूट फ्लाई को अपने मुल्क से कंट्रोल कर लिया। इसी वजह से उन्होंने जो भी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल हमसे ले रहे हैं वो काफ़ी उसमें उन्होंने यानी कि स्टिगनेट हैं, बड़े सख्त हैं, और उनके वेपर हीट ट्रीटमेंट के अलावा वो लेते नहीं है हमसे। फिर ये कि नेक्स्ट जो है फ्रूट रिमूवल है, जो भी हमारे यानी कि इसमें फ्रूट्स फॉलन फ्रूट्स हैं वो सारा उसमें बेसिकली जो एग लेइंग फीमेल फ्रूट फ्लाई उसी में करती है। और इसी वजह से हमें चाहिए कि हम उसको जो फॉलन फ्रूट है उसको हम डिस्पोज ऑफ करें, और ये हम और हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वहाँ पे अप्लाई करें। नेक्स्ट। फिर ये है कि हम डिफरेंट दो तरह की फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम चूंकि ये एक हमारी पीचेस हैं जैसे सिट्रस गुआवा और बाकी एप्पल्स हैं। तो इसके लिए जो हम लोग उसको कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्रूट फ्लाई को हम कंट्रोल कर सकें। उमूमन जो कोल्ड ट्रीटमेंट के चैम्बर्स का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री या उससे कम पे तकरीबन 10 से 15 दिन तक रखा जाता है। और ये डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी। और इसके अलावा अगर ट्रांजिट में भी, जैसे आजकल मोस्टली जो फ्रूट्स हैं हमारे वो रिफर कंटेनर में एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसी तरह उनमें भी बाद ऑफ ट्रांजिट 3 से 14 दिन से भी ज़्यादा होता है, तो उसमें भी जो है वो कमोडिटी के लिहाज से जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन द जो जितना भी वो ट्रांजिट पीरियड है, उसके अलावा उसमें मॉइस्चर लेवल भी जो है तकरीबन मोर देन 90% रखा जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रेडिएशन ट्रीटमेंट। अब रेडिएशन ये एक बहुत अच्छा यानी कि हमारे पास जैसे यूएसए वगैरह जो और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो हमारे फ्रूट्स जो हैं मैंगो, वो अगर उसमें रेडिएशन हमने की हो उनको तो वो हम वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब बात कंट्री वो उसको भी नहीं करते। लेकिन मोस्टली जो है वो इस ट्रीटमेंट की वजह से, और हमारे मैंगोज हैं और वो गुआवा है वो भी दूसरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा पीचेस भी डेफिनेटली वो भी हम उसको रेडिएशन कर सकते हैं ताकि हम उसमें फ्रूट फ्लाई लार्वी या एग्स को हम जो है वो स्टीराइल कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें। ज़्यादातर इसमें जो इस्तेमाल होती है वो 150 ग्रेस की जो रेडिएशन उसमें होती हैं, और उससे ऊपर भी तकरीबन ये 650 ग्रेस तक के जो इसकी यानी कि ये यूनिट है इसका, तो उस तक वो उसके डोज जो है उसकी लेके जाते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द उनकी किस तरह की यानी कि सीपीज है फ्रूट फ्लाई की।
तो पाकिस्तान में कराची में भी और लाहौर में भी जैसे इरिगेशन प्लांट्स हैं, और जिसमें से मैंगो जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट होके तो ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी एक्सपोर्ट यानी कि जा रहा है हमारा। नेक्स्ट। तो ये है कि हम पीच जो इंसेक्ट पेस्ट को उसकी मैनेजमेंट है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे हम इसके अलावा केमिकल स्प्रेज भी हैं जो इनके एनवायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल स्प्रे भी आजकल आ गए हैं, जो कि इतना उसके ना तो रेजिड्यूस हैं और ना ही उसके कोई एनवायरमेंट में इतने इफेक्ट है। वो भी हम स्प्रे करके मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स हैं और जो डिजीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फ्ली सकते हैं, पीच लीफ कलर है, एफर्ट जो पीच कलर एफर्ट उसके नोवा स्टार इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक एफर्ट के लिए सीटा मिप्रेड है, मिसाइल यूजिनॉल और डिप्स फ्रूट फ्लाई के लिए हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच हॉपर के लिए लेंडा सेलोथ्रिन है, स्नेल्स के लिए मेटारिक्स है, स्केल के लिए साइपरमेथ्रिन और इस्तेमाल कर सकते हैं, नीमाटोड के लिए हम कार्बोफ्यूरॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, फूट बोरर के लिए साइपरमेथ्रिन इस्तेमाल करते हैं, टर्माइट्स के लिए प्यूरोडोन जो है ग्रैनुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट्स और थ्रिप्स के लिए ओबिरॉन और पाइरेट दो केमिकल्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। फिर ये है कि मुख्तलिफ जो 3-4 की डिजीजेज हैं हमारे इसमें पीच ऑर्चर्ड में, हम उसको भी हमें देखना पड़ता है कि उन डिजीज की वजह से जो इसकी हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी है वो मुतासर होती है, और हमें उसको डिफरेंट तरीकों से हमें कंट्रोल करना चाहिए। पहले तो हमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए ताकि वो डिजीज जो हैं इतनी ज़्यादा फैल ना सके। फिर ये है कि हम उसके लिए मुख्तलिफ फंजीसाइड हैं और लिक्विड कंसनट्रेटेड फंजीसाइड हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सर ब्राउन रॉट है, उसको ब्लाइट ब्लॉसम भी कहते हैं, और ब्राउन रॉट अफेक्ट फ्रूट्स और वो ये तमाम यानी कि ग्रोथ से जिस पे अफेक्ट करती है। हम जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, हम इसका जो ब्लॉसम से पहले का स्प्रे कर सकते हैं स्प्रिंग होने से पहले, और विंटर में हम उसकी अगर प्रूनिंग करें तो उसकी वजह से एरिएशन उसकी बेहतर हो जाती है जितने भी ऑर्चर्ड हैं, और ताकि उसमें हवा का जितना गुजर हो सकेगा उतनी ही हम डिजीज के वो फैलने के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट, लीफ कर्ल जो है वो अफेक्ट लीव्स पे करती है और अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में भी करती है, और इसके अलावा ये फ्रूट्स को भी अफेक्ट करती है। इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो फिक्स कॉपर फंजीसाइड हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लाइम सल्फर भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉपर जो फंजीसाइड है उसमें एटलीस्ट 50% कॉपर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो डिजीज है वो स्कैब है, पोल्ट्री बोथ डिजीज अफेक्ट फ्रूट्स एंड यंग स्टेज एंड आल्सो नियर मेच्योरिटी। और ये स्कैब जो है एक तो वो यानी कि उसकी फ्रूट की क्वालिटी को बहुत मुतासर करती है, इसको भी हम इस ये ज़्यादातर फंगस जो है क्लेडोस्पोरियम उसकी वजह से ये ज़्यादा होती है। तो ये भी हम इसके चूंकि ये उसकी फ्रूट क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी को मुतासर करती है, इसके भी हम जो सल्फर और लाइम सल्फर का फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, और ये तकरीबन 10 से 14 दिन के इंटरवल के बाद हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। और फिर ये है कि अंटल के हम 40 डेज बिफोर हार्वेस्ट हम इसको स्प्रे को मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि कोई हमारे जो एमआरएल के इश्यूज जो हैं वो ना उसमें बने। नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा उसमें जितना भी हम नहीं फ्यूचर पीछे सर एक स्लाइड से है पीछे, स्लाइड एक है सर, इसे आगे, इसे आगे फ्यूचर स्ट्रेटजी। नहीं नहीं, आगे चलें सर, आगे थोड़ा सा। ठीक है डॉक्टर सर, साहब जो ओके। प्रेजेंटेशन हाँ मुझे सेंड किया उसमें फ्यूचर स्ट्रेटजीज की एक ही स्लाइड है सर। हाँ हाँ, सर वही उसी को मैं जी जी, वो वही मैंने शो की हुई है सर, वो शो हो रही है आपको सर? जी 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 सर, जी जी सर, जी सर। फिर इसमें ये है कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमने ये सारा जितना भी है इसको हम फ्यूचर स्ट्रेटजी की तरफ जितने भी हम हमारे नॉर्थ वेस्ट में ऑर्चर्ड्स हैं हम उसके लिए हम किस तरह यानी कि हम उसकी क्वालिटीज़ को
और हम उसकी जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रोड्यूस है दूसरे मुल्कों में भी जो है वो एक्सेप्ट हो, और हमें तो हमारे अच्छी अर्निंग हो। पहले तो यह है कि हम ट्रेनिंग करें फार्मर्स की, और ताकि उनका नॉलेज है इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के बारे में इम्प्रूव हो। और ये जो प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये इसका मेजर मेजर जो उसी का मैंडेट है कि वो जो फार्मर्स हैं उनको हर किस्म की टेक्निकल गाइडेंस दे, और उसमें जो भी उनको अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें। फिर ये है कि उनको लिए जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो जो उन्होंने स्प्रे वगैरह करनी है उनके बारे में बताएं कि कौन सी स्प्रे किस टाइम उन्होंने करनी है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट जो सुपरविजन, उसके अलावा जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि जो भी पेस्टिसाइड के सेल करने वाले हैं वो उनको ज़रा स्ट्रिक्टली देखे, कि ताकि वो पेस्टिसाइड हैं वो सही और स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, और जो सही एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके मुताबिक ही वो उसमें रिकमेंडेशन जो है उसकी स्प्रे के लिए पीचेस में है। इसके अलावा जो है फार्मर्स को इस मामले में भी हमें गाइडेंस देनी है कि वो बायो कंट्रोल एजेंट्स को फरोग दें, और ताकि जो है चूंकि एमआरएल के इश्यूज भी अब पूरी दुनिया में बड़े आ रहे हैं, जैसे हमारे राइस में भी काफ़ी एमआरएल के इश्यूज आ रहे हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी। तो उसके लिए ये हम हमें चाहिए कि उसके अल्टरनेट भी हम उनको जो कंट्रोल ऑप्शंस हैं उनकी तरफ भी जाएं, ताकि जो है बायो कंट्रोल की तरफ भी जाएं, और उसमें जो इसमें जो है कि स्प्रे सैम्पलिंग वगैरह और उसमें मॉनिटरिंग वगैरह जो है जो सूबाई डिपार्टमेंट है प्लांट प्रोटेक्शन के, वो उसको मेक इंश्योर करें, ताकि वो जो अगर किसी जगह ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है तो वहाँ पे उसको रिकमेंडेशन जो भी है पेस्टिसाइड की वो भी उनको उसके मुताबिक देनी चाहिए। फिर ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स पैथोलॉजी से तल्लक रखते हैं या एंटोमोलॉजी से, या जो भी एक्सटेंशन वर्कर हैं, वो इस मामले में उनका रोल बड़ा की है, बुनियादी रोल है कि इसको वो जितनी भी हमारी जो लैब्स वगैरह हैं वो उसको उसमें जितना भी डिजीज के बारे में इंसेक्ट के बारे में वो प्रॉपर लेवल पे वो जो स्टडी हो, और उसके अलावा जो है वो लोकल लेवल पे जो है माइक्रो यानी कि इन्फेस्टेशन लेवल है वो कंट्रोल हो। इसके अलावा ये है कि हमें मौजूदा दौर में चूंकि जितने भी एग्रीकल्चर और फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी बनाए हुए ना, आपके जितने भी आपका प्रोडक्शन एरिया वहाँ के उन्होंने साथ ही उन्होंने पैक हाउस बनाए होते हैं। तो इसमें जितने भी बड़े मुल्क है, चाइना है, जापान है, या यूएसए है, या स्पेन है, तो वो उन्होंने सारे जो अपने प्रोडक्शन एरियाज के नज़दीक हैं वो सारे पैक हाउस बनाए होते हैं, ताकि वहाँ पे जो है प्रोड्यूस आके और वो उसको फिर जितने भी उसमें प्रोसेस हैं, जितने भी उनके प्रोसीजर्स हैं, उनको अडॉप्ट करके और क्लीन एंड नीट जो है वो प्रोड्यूस है दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट हो सके। तो ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। और इसमें ये है कि चूंकि पीचेस जो हैं वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, इसके लिए जो है ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो हैं जो इवन हार्वेस्ट के बाद भी वो राइपनिंग करते रहते हैं, जैसे मैंगो भी है, गुआवा भी है, और पीचेस भी है, क्योंकि ये हार्वेस्ट के बाद भी इनमें राइपनिंग होती रहती है। तो इसमें ये है कि डिफरेंट जो पैक पैक हाउस जब एस्टेब्लिश होते हैं तो फिर उसमें ये है कि सारी चीज़ें जो है वो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको भी मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से ये है कि वो उसकी क्वालिटी की तरफ भी काफ़ी होता है तवज्जो दी जाती है जितनी भी प्रोड्यूस हैं। इसके अलावा ये है कि पैक हाउस के अलावा दूसरे कंट्रीज में बड़ी बड़ी मैंने जदीद मशीनें नहीं देखी है जो बकायदा यानी कि उसको फ्राम स्टार्टिंग से लेके वो वॉशिंग से लेके अप टू जो पैकिंग तक जो है उन्होंने जबरदस्त किस्म की मशीनरीज लगाई हुई है। इवन के हमारे इधर लाहौर के नज़दीक भाई पेरू के नज़दीक HAC एग्री है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्लांट लगाया हुआ है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल की सॉर्टिंग के लिए बकायदा कंप्यूटराइज यानी कि वो इमेजेस एंड पे जो है वो सॉर्ट आउट कंप्यूटर की इमेजेस से वो सारी चीज़ें जो है उसकी डिमेंशन और उसकी क्वालिटी की वजह से वो सॉर्ट आउट होते हैं। तो इस तरह का बाकी अगर KPK में भी ऐसा जो है चीज़ें हो जाएं
जैसे पैक हाउस बन जाए और उसमें को रीफर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वहाँ पे शुरू हो उसकी यानी कि ऑर्चर्ड से शिफ्टिंग के लिए पैक हाउस तक, पैक हाउस से एयरपोर्ट तक, या बाई रोड जो है अगर नज़दीक के मुल्कों में हम भेज सकें तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज होगा। क्योंकि पीचेस के लिए जरूरी है कि वो पहले तो वॉश हो, फिर उसको उसमें ड्राई किया जाए, फिर उसमें ग्रेडिंग की जाए उनके साइज और अपीयरेंस की वजह से, और इसी तरह फिर उनको जितना भी है वो कार्टून्स में पैक करके या प्लास्टिक कंटेनर्स में या बॉक्सेस में जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको हमने पैकिंग भी करनी है। पीचेस जो है अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल के टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर्स में, और ताकि वो हम उसको स्पॉइलेज वगैरह से हम और डैमेज से बचा सकें ड्यूरिंग ट्रांजिट। फिर ये है कि शिपिंग जो चूंकि प्रोसेस जहाँ भी बाई रोड है वो सारा रीफर कंटेनर के जरिए होता है, जिसमें कि कंटिन्यूसली जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो मॉनिटर की जाती है, ताकि वो जो उसका इफेक्ट्स हैं वो उसकी जो फ्रेशनेस है फ्रूट्स की और क्वालिटी वो मेंटेन हो सके। तो आखिर में मैं यही कंक्लूजन इस से करूंगा कि जितनी भी हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर हम इनहांस करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट वगैरह, तो उसमें हम सबसे पहले हमने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनानी है फ्राम सोइंग या फ्राम फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। और हमने एक यानी कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ताकि जैसे पैक हाउस है, वॉशिंग प्लांट्स है, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, और हमने इसके अलावा जितना भी लोकल अगर ट्रांसपोर्ट है विद इन द कंट्री तो हमने वो भी रीफर ट्रांसपोर्ट को अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे तो फिर हम उससे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो है रीफर कंटेनर्स मोस्टली ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह बाई सी जो है या बाई रोड है वो वो ज़्यादातर डिप्लाई होते हैं। इसके अलावा हम हमें चाहिए कि हम चूंकि पेस्टिसाइड डेफिनेटली कंटिन्यूस हमारे जितने भी एग्रीकल्चर की फ्रूट्स और वेजिटेबल है इस पे स्प्रे हो रहे हैं, तो हमें इन एरियाज में ऐसी लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करना चाहिए जो मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल्स को, पेस्टिसाइड लेवल को वो है वो मॉनिटरिंग कर सके। इस तरह ये होगा कि हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करके हम अपनी एक्सपोर्ट को और हम अपनी प्रोड्यूस को उसमें पेस्टिसाइड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको करके तो हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया सर, इसके साथ ही मेरी प्रेजेंटेशन का ख़त्म हुआ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो मैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास डीडीए लोअर स्वात मौजूद है। मैं चाहूंगा सर कि आप जरूर आज की प्रेजेंटेशन के बाद अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी डीडीए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को सलाम पेश करना चाहूँगा, और साथ जिन्होंने प्रेजेंटेशन शेयर की, डॉक्टर साहब का नाम मैं भूल गया, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी डिटेल से जो है इस चीज़ पे बात की। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्वात में जो है ना पीच का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो रही है, और ये प्राइवेट लेवल पे लोग जो है ना अपने लेवल पे इसको जो है ना ट्रीटमेंट भी दे रहा है, अपने ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए हुए, कोल्ड स्टोरेज भी बनाए हुए, और लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सर ये बहुत ज़बरदस्त होगा।